दुनिया में आज एक ऐसा देश है जहां लाखों की संख्या में लोग गरीबी में जी रहे हैं। कई इलाकों में बिजली पानी जैसी बेसिक सुविधाएं भी मुश्किल से ही पहुंच पाती हैं। हेल्थ केयर सिस्टम वेंटिलेटर पर है। हजारों की संख्या में लोग हर साल देश से पलायन करके दूसरे देशों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लीगली इलीगली। इस देश का सुप्रीम लीडर वैसे तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, मजबूत नेता है। चाइना और रशिया जैसे देशों के लीडर्स उन्हें अपना खास दोस्त मानते हैं। लेकिन पिछले साल हुए चुनाव में भारी वोट चोरी के एलिगेशंस लग रहे हैं इस नेता पर। ऊपर से विपक्ष की आवाज को बुरी तरीके से दबाया जा रहा है, झूठे केसेस में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है। इन सारी परेशानियों की वजह से आम नागरिक वहां बार बार सड़क पर भी आ चुके हैं, लेकिन हर बार इन प्रोटेस्ट को बुरी तरीके से कुचल दिया जाता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही गेस किया। हम बात कर रहे हैं भारत से 14,000 किलोमीटर दूर साउथ अमेरिका के वेनेजुएला देश के बारे में। दरअसल 10 अक्टूबर को वेनेजुएला की प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर मारिया कोरेना मचाडो को इस साल का नोबेल पीस प्राइज का विनर घोषित कर दिया गया। इस अनाउंसमेंट के साथ ही मारिया कोरेना और उनकी कहानी पर दुनिया भर की प्रेस की निगाहें अटक गई। लेकिन उनकी जीत से ज्यादा मीडिया स्पेस एक हारे हुए कैंडिडेट ने ले लिया। अरे वही हमारे और आपके, हम सबके चहीते मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। बीते कुछ महीनों से ट्रंप और व्हाइट हाउस में उनकी पूरी टीम और कुछ बाकी देश के लीडर्स भी नोबेल कमिटी पर इस साल का पीस प्राइज ट्रंप को देने के लिए प्रेशर पर प्रेशर बना रहे थे। Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize. I had so many people, you should get the Nobel. They gave it to Obama for doing absolutely nothing. I got the Nobel Prize for doing nothing. They should give me the Nobel Prize. I got nominated for the Nobel Prize. लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद यह अवार्ड इस साल किसी और के पास चला गया। अब ऐसा मत सोचिए कि ट्रंप की हार हो गई और सत्य की जीत हो गई, शांति की जीत हो गई। अवार्ड मिलते ही मारिया कोरेना ने बड़े शातिर तरीके से वेनेजुएलन डेमोक्रेटिक स्ट्रगल में ट्रंप के सपोर्ट को एक्नॉलेज करते हुए अपना नोबेल पीस प्राइज अवार्ड ट्रंप को ही डेडिकेट कर दिया। तो इसको ट्रंप के समर्थक या ट्रंप खुद भी कह रहे हैं कि भैया जीत तो उन्हीं की हुई है, मॉरल विक्ट्री तो उन्हीं की हुई है, अवार्ड तो उन्हें ही मिला है, मारिया ने तो बस कलेक्ट किया है उसको। The person who actually got the Nobel Prize called me and said, I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That a very nice thing to do. वेनेजुएला के मारिया कोरेना ने ऐसा क्यों किया? ट्रंप को अपना पॉपो क्यों बना दिया? क्या नोबेल पीस कमिटी ने पॉलिटिक्स के चलते शांति के साथ एक विश्वासघात किया है? 2025 में ट्रंप को भले ही पीस प्राइज ना दिया हो, लेकिन क्या सबसे अच्छे कैंडिडेट को कंसीडर तक नहीं किया गया इस साल? इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि यह पीस प्राइज का मकसद क्या है, इसे क्यों दिया जाता है, किसे दिया जाता है, नॉमिनेशन और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, इसके पीछे की पॉलिटिक्स हर साल बढ़ती क्यों दिख रही है। इस साल ही नहीं, पहले भी कितनी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं इस पीस अवार्ड को लेकर, और क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप इसके असली हकदार बनने वाले हैं 2026 में? इन सब का जवाब निकालेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं इस साल की विनर मारिया कोरेना पर और क्यों उनकी जीत ने एक बवाल खड़ा कर दिया है। दुनिया भर से आए 338 नॉमिनेशंस में से इस साल नोबेल पीस प्राइज के लिए वेनेजुएलन ऑपोजिशन लीडर मारिया कोरेना को चुना गया है। नोबेल कमेटी का कहना है कि मारिया को यह अवार्ड अपने देश के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, वेनेजुएला में तानाशाही के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से लड़ने के लिए दिया गया है। टाइम मैगजीन के 100 मोस्ट इंफ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2025 में ऑलरेडी शामिल मारिया कोरेना को वेनेजुएला की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। 58 साल की मारिया वैसे तो इंजीनियरिंग और फाइनेंस ग्रेजुएट है, लेकिन कुछ साल अपने फादर के बिजनेस में काम करने के बाद उन्होंने अपना फोकस सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पर शिफ्ट कर लिया। 2010 में मारिया वेनेजुएलन नेशनल असेंबली के लिए रिकॉर्ड नंबर ऑफ वोट से चुनी जाती हैं। पार्लियामेंट के अंदर आते ही उन्होंने प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो के रेजीम की जमकर आलोचना की। फिर चाहे वो सरकारी इंस्टीट्यूशन के मिसयूज की बात हो या इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की बात हो, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात हो, मारिया ने हर फ्रंट पर माडुरो की सरकार को घेरे में लेने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखते हुए अपने कार्यकाल के एक साल के अंदर अंदर मार्च 2014 में माडुरो की सरकार ने मारिया को नेशनल असेंबली से निकलवा दिया। मारिया हार नहीं मानती है, 10 साल तक फिर वो अपना काम करती रहती है और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रहती है, इतनी बढ़ती रहती है कि 2024 के इलेक्शंस में माडुरो के खिलाफ उन्हें मेन अपोनेंट की तरह लोग देखने लगते हैं। फिर क्या था, माडुरो ने अपने डिक्टेटर टूल किट से सबसे फेमस वाला ट्रिक निकाला और उनके इलेक्शन से उम्मीदवारी को ही खारिज कर दिया। एडिटर ये वाला स्कीम कुछ सुना सुना लग रहा है। एनीवेज, बाद में मारिया ने एक और ऑपोजिशन कैंडिडेट एडमंडो गोंजालेस को सपोर्ट किया।
अब भारी वोट चोरी और रिगिंग के चलते इलेक्शंस में ऑपोजिशन फिर से हार तो गई, लेकिन फैक्ट तो यही है कि वेनेजुएला के लाखों लोगों का मानना है कि मेजॉरिटी तो गोंजालेस को ही मिली थी। इसी बीच यूएस भी वेनेजुएला में सत्ता पलट करने की कोशिश और अपनी तेज करने लगी। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अब लग रहा है शायद यूएस डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन उससे भी पीछे ना हट पाए। अमेरिका सालों से ही वेनेजुएला के ऑपोजिशन को सपोर्ट करती आई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक स्टेप आगे जाकर एक्टिव मिलिट्री और नेवल बिल्डअप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वेनेजुएला के अगेंस्ट। और यही आता है नोबेल पीस प्राइज की हिपोक्रेसी, क्योंकि मारिया खोरेना अपने देश में डेमोक्रेसी वापस लाना चाहती है, डिक्टेटर मुडोरो को हटाना चाहती है, अच्छी बात है, लेकिन किस कीमत पर? क्या शांतिपूर्ण तरीके से या किसी भी हथकंडे से? क्योंकि ऐसा लग रहा है मारिया तो चाहती है कि अमेरिका की राइट विंग के हार्डलाइनर्स के साथ भी वो हाथ मिला ले, या फिर इजराइल के साथ वो समझौता कर ले। हमास के 7 अक्टूबर आतंकी हमले के बाद मारिया ने इजराइल और नेतन्याहू को अपना फुल समर्थन दिया, यहां तक कि यह कह डाला कि वेनेजुएला का स्ट्रगल इजराइल का स्ट्रगल है। लेकिन उसके बाद इजराइल के नरसंहार के बारे में बिल्कुल चुप। शायद इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी और बेंजामिन नेतन्याहू की इजराइल में पार्टी, उनके बीच में एक पैक्ट, एक समझौता साइन हुआ था 2020 में। उनके संबंध यूरोप के फार राइट जो फैसिस्ट लीडर्स कहा जाता है उनसे भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। गीर विल्डर्स, मेरी ली पेन जैसे बिगट्स के साथ, फैसिस्ट के साथ भी उनके स्पीचेस एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑन रिकॉर्ड है। और 2019 में मारिया ने यहां तक कह दिया कि एक फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन ही वेनेजुएला में सत्ता पलट कर सकता है, वो काम जो अब डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली करना चाहते हैं। इसी वजह से लोग इस नोबेल प्राइज पर अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह मारिया की डेमोक्रेसी बहाल करने के लिए प्राइज है, रिकग्निशन है, या सत्ता पलट का कोई लॉलीपॉप है जिसे पावर में आने के बाद वेनेजुएला का विशाल तेल भंडार पूरे वेस्ट को मिल जाए। तो एक तरफ पीस प्राइज की बात हो रही है, दूसरे तरफ अमेरिका का सत्ता पलट का कार्यक्रम भी चालू है, जिसने बाय द वे इराक, लिबिया जैसे क्राइसिस को भी पैदा किया है। मारिया को ट्रंप को जो ये क्रेडिट देना इस बात को और मजबूती देता है कि यहां कोई खेल फिक्स हो रहा है, पीस से ज्यादा पॉलिटिक्स यहां बोल रहा है। मारिया शांति दूत कम पॉलिटिकल प्लेयर, कैलकुलेटेड प्लेयर ज्यादा लगती है, और इसमें कोई बुराई नहीं है बाय द वे, पॉलिटिक्स में कोई बुराई नहीं है, बस ये पॉलिटिक्स आपको पीस प्राइज का हकदार तो नहीं बनाता है। लेकिन क्या नोबेल कमिटी के पास और कोई बेहतर कैंडिडेट नहीं था? शायद इसीलिए इसको दिया। बेटर कैंडिडेट तो था, उसके लिए समझना पड़ेगा कि नोबेल प्राइज का मकसद क्या है। नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस ऑनर्स है, इस पर तो कोई डिबेट नहीं है। नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले इस अवार्ड का जो मेन एम होता है, मकसद होता है, वो है ह्यूमैनिटी के ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स को ऑनर करना। ये अवार्ड्स 19th सेंचुरी के स्वीडिश इन्वेंटर और साइंटिस्ट एल्फ्रेड नोबेल के विल से निकलता है, वहां से शुरू होता है। ये अवार्ड्स पहली बार 1901 में दिया गया था। एल्फ्रेड नोबेल की मौत के 5वीं बरसी से ये अवार्ड देना शुरू किया गया था। उस वक्त से ही ये प्राइजेस 5 फील्ड्स में दिए जाते थे: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस, जिसका एल्फ्रेड नोबेल ने अपने विल में ऐसा ही लिखा था कि ये अवार्ड के कैटेगरीज होंगे। ये जो छठा अवार्ड है, प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंसेस, काफी प्रेस्टिजियस होता है। ये 1968 में स्वीडन की सेंट्रल बैंक ने एल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किया था। नोबेल पीस प्राइज की बात करें तो 1901 से लेकर अब तक यह प्राइज 106 बार दिया जा चुका है, 112 लोगों को मिल चुका है, 31 ऑर्गेनाइजेशंस को भी यह प्राइज दिया गया है। एल्फ्रेड नोबेल के विल के हिसाब से यह पीस प्राइज उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसने नेशंस के बीच भाईचारा बढ़ाने, स्टैंडिंग आर्मीज को कम करने या खत्म करने और पीस कांग्रेस के जरिए शांति को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा काम किया हो। अब समय के साथ साथ डेफिनेशंस चेंज होते हैं। नोबेल पीस प्राइज के एम्बिट को बढ़ाकर अलग अलग तरीके के पीस और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया है ओवर द इयर्स, अच्छी बात है। अपने शुरुआती सालों में यानी वर्ल्ड वॉर 1 के पहले तक यह अवार्ड ज्यादातर उन लोगों को मिलता था जो ऑर्गेनाइज्ड पीस मूवमेंट्स के पायनियर्स थे। इंटर वॉर ईयर्स में फोकस उन पॉलिटिशियंस पर दिया गया जो डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के जरिए दुनिया में शांति, स्टेबिलिटी और जस्टिस लाने की कोशिश करें। इस दौरान कुछ अवार्ड्स ह्यूमैनिटेरियन कामों के लिए भी दिया गया, जैसे नैनसेन जो लीग ऑफ नेशंस के हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज थे।
वर्ल्ड वॉर II के बाद पीस प्राइज आमतौर पर 4 मेन एरियाज में दिया जाने लगा: आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट, पीस नेगोशिएशन, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स, एंड फाइनली उन कामों के लिए जिसका उद्देश्य एक ज्यादा पीसफुल, शांतिपूर्ण दुनिया बनाना हो। इसी के साथ अब नोबेल कमेटी ने क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल क्राइसिस से लड़ने वाले लोगों के लिए भी पीस प्राइज देना शुरू किया। इस साल नोबेल कमेटी शांति के प्रति एक बड़ा संदेश दे सकती थी, लेकिन यह पहली बार तो है नहीं कि जब पीस प्राइज फेल कर गया हो। अब आप खुद ही सोचिए, एक ऐसा प्राइज जिसकी क्या क्रेडिबिलिटी हो सकती है, जिसने महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 बार इग्नोर किया। लियो टॉल्स्टॉय बाय द वे लिटरेचर प्राइज नहीं जीत पाए। क्यों? क्योंकि वो रशिया से थे, लोगों को रशिया से नफरत थी। और वहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट, डिप्लोमैट हेनरी किसिंजर और पीएलओ चीफ यासिर अराफात जैसे मिलिटेंट लीडर्स एक के बाद एक ये अवार्ड जीतते चले गए। इन कंट्रोवर्सीज के पीछे मेन रीजन है नोबेल कमेटी, जिसे नॉर्वे की पार्लियामेंट अपॉइंट करती है, जिसके मेंबर्स भी ज्यादातर फॉर्मर पॉलिटिशियंस ही होते हैं। इस बात पर बार बार सवाल उठे हैं कि क्या सिर्फ नॉर्वेजियंस ही, एक कमेटी ही उनकी पूरे दुनिया की पीस एफर्ट्स पर जजमेंट दे सकती है? क्या इसमें स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस या अलग अलग कंट्रीज के लोग नहीं होने चाहिए? और क्या नोबेल पीस प्राइज सच में पीस को प्रमोट करता है या फिर एक डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनकर सीमित हो जाता है? सबसे कंट्रोवर्शियल प्राइज विनर्स में से एक इंटरेस्टिंग केस मैं आपको बताता हूं। इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर एबी अहमद 2019 में इन्होंने पीस प्राइज जीता। इथियोपिया और एरिट्रिया के बीच में 20 साल पुराने कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए इनको यह नोबेल पीस प्राइज दिया गया। अच्छी बात है। लेकिन इसके 1 साल के अंदर अंदर नवंबर 2020 में इथियोपिया के नॉर्दर्न पार्ट में नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, जिसमें खुद एबी पर ह्यूमन राइट वायलेशंस और टिग्रे रीजन में वॉर क्राइम्स के एलिगेशंस लगने लगे। ऐसे ही 1973 में फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर को वियतनाम वॉर खत्म करने के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला। माने जिस देश ने शुरू किया था वॉर, उसको खत्म करने के लिए प्राइज मिला। और इसके ऊपर प्राइज मिला जबकि कमेटी को अच्छे से मालूम था कि कोल्ड वॉर के दौरान कई वॉर क्राइम्स के आरोप उन पर लगे हैं, जिसमें 1969-1970 के बीच में कंबोडिया पर बम बरसाना भी शामिल था। ऐसे व्यक्ति को आपने पीस प्राइज दे दिया। फिर 2009 में बराक ओबामा को भी नोबेल पीस प्राइज मिलने तक वो आज भी क्रिटिसिज्म का मुद्दा है, क्योंकि उनके प्रेसिडेंसी में आए 1 साल भी नहीं हुआ था कि उन्हें यह अवार्ड मिल गया। उस समय ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन लिबिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, येमेन जैसे देशों में वॉर में इन्वॉल्व था, बम गिरा रहा था, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस ने कोई सवाल नहीं किया। बराक ओबामा को नोबेल प्राइज दिए जाने के वजह से उनके सक्सेसर डोनाल्ड ट्रंप इस बात से खासा नाराज हैं, खफा हैं। उनका मानना है कि ओबामा ने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला। लेकिन ओबामा के केस से ही कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात की उम्मीद रखते हैं कि भाई अगर ओबामा को अवार्ड मिल सकता है तो मुझे भी मिल सकता है, मैं भी कुछ वॉर रुकवा देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का अपने आप को नोबेल पीस प्राइज का कंटेंडर कहलाने में ये मेन आर्ग्यूमेंट वो रखते हैं कि वो अपने सेकंड टर्म में आते ही उन्होंने दुनिया भर में 7 से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म किए हैं। फिर चाहे वो भारत पाकिस्तान हो, थाईलैंड कंबोडिया हो, या फिर लेटेस्ट अब इजराइल और हमास के बीच में शांति समझौता। अब इसमें से कितने क्लेम सही हैं, कितने क्लेम्स बोगस हैं, ये तो इन्वेस्टिगेट हम कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही हम बता देते हैं उनका केस यहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि ये सारा काम उन्होंने इस साल नॉमिनेशंस क्लोज होने के बाद किया है। 31 जनवरी 2025 को इस साल के नॉमिनेशंस लॉक हो चुके थे और ट्रंप ने ये सारा क्लेम्ड काम, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन उसके बाद किया है। लेकिन फिर भी ट्रंप ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, क्योंकि उन्हें पता है कि नोबेल कमेटी ने ओबामा को भी 2009 में ऑलमोस्ट इन्हीं कंडीशंस में अवार्ड दिया था, जब उनके पावर में आने के 1 साल जब हो रहे थे। लेकिन फैक्ट तो यही है कि नॉमिनेशन जो प्रक्रिया है ओबामा के ऑफिस में आने के 11 दिनों के अंदर अंदर क्लोज हो चुकी थी। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोचा कि 2024 का काम हो या 2025, भैया इसी साल मिल जाए हैं, और उसके लिए उन्होंने कैंपेन जारी कर दिया। शायद उनका यही ओवर कैंपेनिंग भी बैकफायर कर गया, क्योंकि नोबेल कमेटी को ऐसे ओपन कैंपेन्स कभी भी पसंद नहीं आते हैं। इस प्राइज का चार्म ही यही है कि इसके थ्रू पीस को रिकॉग्नाइज किया जाए, डिमांड्स को नहीं, धमकी को नहीं। ट्रंप ने इसे एज एन इलेक्शन प्रॉमिस की तरह ट्रीट किया, अपने एलाइज को लॉबीज किया, फॉरेन लीडर्स को प्रेशराइज किया, यहां तक कि नॉर्वे देश के खिलाफ टैरिफ्स की धमकी दे डाली। ऐसे में वो अपना केस अवार्ड से ज्यादा डिस्क्वालिफिकेशन के लिए बिल्ड कर रहे थे। अंत में ट्रंप को और जलालत ही झेलनी पड़ी जब पीस प्राइज के चेयर ने यह कह दिया कि ट्रंप इसलिए प्राइज नहीं जीत पाए क्योंकि अवार्ड्स कमेटी तो कैंडिडेट्स में करेज और इंटेग्रिटी ढूंढता है। This committee have seen
any type of campaign, media attention. We receive thousands and thousands of letters every year. This committee sits in a room filled with the portraits of all laureates, and that room is filled with both courage and integrity. ट्रंप में ना इंटेग्रिटी है ना करेज है, यह बात सबको पता है। एप्स्टीन फाइल में भी दर्ज है, उनके इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स में भी लिखा है, उनके बंटवारे वाले राजनीति में भी साफ झलकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या नोबेल पीस कमिटी में इंटेग्रिटी और साहस की अब कमी आ रही है? क्या नोबेल पीस प्राइज ने शांति के साथ एक फ्रॉड किया है? क्या प्राइज किसी और को मिलना था, लेकिन नॉर्वेजियन कमिटी हिम्मत नहीं जुटा पाई असली विनर को अनाउंस करने के लिए, कंसिडर करने के लिए? वर्ल्ड वॉर II के बाद दुनिया में हमने नरसंहार तो देखे हैं, रुवांडा हो गया, बोस्निया हो गया, कंबोडिया हो गया, लेकिन इन्हें चुप्पी से, दुनिया की नजरों से बचाकर किया गया था। जो आज गाजा में हो रहा है वो वर्ल्ड वॉर II के हॉलोकास्ट को भी पीछे छोड़ देता है। अरे हिटलर तक ने कंसंट्रेशन कैंप्स को दुनिया के नजरों से बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन गाजा में लाइव स्ट्रीम पर बम गिर रहे हैं। 7 अक्टूबर के आतंकी हमले का बदला एक ओपन नरसंहार से किया जा रहा है। बच्चे मारे जा रहे हैं, 50,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, लेकिन इजराइल को हमास ना मिला। या शायद हमास को खत्म करना असली मकसद था ही नहीं, मकसद था गाजा को खत्म करना, पैलेस्टीनियंस को तबाह करना, और बहुत हद तक इजराइल इसमें कामयाब भी हो चुका, अपने पालतू अमेरिका की मदद के साथ। ऐसी परिस्थिति में जब गाजा को अरब देश भी भुला चुके हैं, जहां यूएस भी चादर डालकर सो चुका है, जहां दुनिया भर के ताकतवर नेशंस और लीडर्स अमेरिका और इजराइल को कुछ गलत सलत नहीं बोलना चाहते हैं, उस समय गाजा के समर्थन पे आम नागरिक सड़कों पर उतरे। दुनिया भर में नागरिकों ने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की। मारिया कोरिना तो सिर्फ अपने देश की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन यहां गाजा के समर्थन में ऑर्डिनरी सिटीजन्स खड़े हुए हैं एज प्रोटेस्टर्स। दुनिया के सबसे बड़े तानाशाहों, दुनिया के सबसे बड़े वॉर क्रिमिनल्स, दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के खिलाफ खड़े हुए हैं निहत्थे। चाहे वो कोलंबिया या यूसीएलए जैसे अमेरिकन कॉलेज कैंपसेस में स्टूडेंट्स हो, या अनजान डेमोन्स्ट्रेटर्स हो लंदन, जर्मनी या दूसरे देशों में, या फिर गिने चुने नेता जैसे बर्नी सैंडर्स, जिन्होंने इस नरसंहार में यूएसए का हाथ साफ बताया। दुनिया भर के प्रोटेस्टर्स दोनों ऑनलाइन और सड़कों पर जो ये काम कर रहे हैं, जेनोसाइड के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ऐसे डेमोन्स्ट्रेटर्स को भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। लोगों की नौकरियां गई हैं, पुलिस के रबर बुलेट्स लोगों ने खाए हैं, वो अरेस्ट हुए हैं, कॉलेज से स्टूडेंट्स एक्सपेल हुए हैं, और एक ग्लोबल स्मीयर कैंपेन, जहां नरसंहार के खिलाफ बोलने का मतलब होता है कि आप हमास सिंपैथाइजर हो। लेकिन अगर ये प्रोटेस्टर्स ना होते दुनिया भर में, तो गाजा में जो हो रहा था वो बिल्कुल नहीं रुकता। जो थोड़ा बहुत एड पहुंचा है, इन प्रोटेस्ट की वजह से पहुंचा है। जो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल प्रेशर बना है, इन्हीं लोगों की वजह से बना है। आज जो पीस डील हो रहा है वो नहीं होता अगर नरसंहार के खिलाफ ये लोग अपनी आवाज नहीं उठाते। अगर वेनेजुएला में मारिया जीत जाती है तो सत्ता उनके हाथों में आएगी। कहीं ना कहीं उनके लड़ाई का एक ठोस परिणाम होगा, बेनिफिट उनको मिलेगा। लेकिन कल अगर गाजा के हक में फैसला होता है, पीस अकॉर्ड होता है, गाजा नरसंहार से बच जाता है, तो इन लाखों प्रोटेस्टर्स को कुछ नहीं मिलने वाला है। ना गाजा में उनको जगह मिलने वाली है, ना उनको सत्ता मिलने वाली है, ना उनको पब्लिसिटी मिलने वाली है, ना उनको पैसा मिलने वाला है। वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते इस बात पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गाजा में एक नरसंहार हो रहा है। इसी इंसानियत के चलते, इसी कंसर्न के चलते, इसी एम्पैथी को अगर नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जाता तो एक सिग्नल जाता दुनिया भर के तानाशाहों को कि उनके पास मिसाइल हो सकता है, बम हो सकता है, पैसा हो सकता है, बड़े बड़े पूंजीपति उनके सामने नील डाउन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास सच का साथ, उनके पास साहस, उनके पास इंटेग्रिटी नहीं होती। अगर लाखों प्रोटेस्टर्स नहीं तो नोबेल प्राइज फ्रांचेस्का एल्बनीज को दिया जा सकता था, जो यूएन स्पेशल रैपिटियर है ऑन सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, जो सालों से इजराइल के खिलाफ अपनी आवाज उठाती आई है, दुनिया को वार्न करती आई है। या फिर नोबेल प्राइज उन तमाम जर्नलिस्ट के नाम किया जा सकता था जो इस जेनोसाइड को कवर करते हुए, सच को दिखाते हुए मारे गए। 250 जर्नलिस्ट मारे गए हैं, उनका खून किया गया है। इतनी मौतें पत्रकारों की आज तक, आज के युग में कभी नहीं हुआ है, वर्ल्ड वॉर II तक में नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक्सीडेंटल मौतें नहीं है। इजराइल पत्रकारों को चुन चुन कर मार रही है जिससे गाजा का सच बाहर ना आ पाए।
आज के जमाने में और भी जरूरत है कि नोबेल पीस प्राइज सच के साथ खड़ा हो, दुनिया में जो गलत हो रहा है उसे उजागर करे, उसे सपोर्ट करे। उसके पास एक सुनहरा मौका था 2025 में, लेकिन उन्होंने क्या किया? सेफ खेला। वेनेजुएला के ऑपोजिशन लीडर को प्राइज दे दिया जो ट्रंप और नेतन्याहू की सपोर्टर है, और कल को वेनेजुएला के तेल के भंडार वेस्ट को वही मुहैया कराएंगी। इतिहास के पन्नों में जैसे हेनरी किसिंगर को दिया गया प्राइज आज भी आलोचना का विषय बन चुका है, क्रिटिसिज्म का पॉइंट बन चुका है, वैसे ही मारिया को दिया गया यह प्राइज नोबेल पीस प्राइज की गरिमा को कम कर सकता है। लेकिन पता नहीं कुछ और भी हो जाए, 2026 में कमिटी हमें और भी चौंका दे, कमिटी खुद डोनाल्ड ट्रंप को यह अवार्ड दे दे। क्योंकि फैक्ट तो यही है कि आज की दुनिया में पीस से ज्यादा पॉलिटिक्स का दबदबा चलता है, और हो सकता है कि ट्रंप का सपना 2025 में नहीं 2026 में पूरा हो जाए।